नमस्कार, ये जानकारी गगन अरोड़ा द्वारा प्रदान की गई है। अच्छा, क्या आप जानते हैं कि भारत के संविधान को हाथ से लिखने में पता है कितना वक्त लगा? लगभग 3 साल। और ये दुनिया के किसी भी देश का सबसे लंबा लिखित संविधान है। आज हम इसी की कहानी में गहराई से उतरेंगे कि कैसे एक नए आजाद देश के लिए एक ऐसा दस्तावेज तैयार हुआ जो करोड़ों लोगों के भविष्य की राह तय करने वाला था। तो चलिए समय में थोड़ा पीछे चलते हैं और देखते हैं कि भारत का संविधान आखिर बना कैसे। हम इन 5 बड़े सवालों के जवाब ढूंढेंगे जो इस पूरी कहानी की परतें खोल देंगे। चलिए शुरू करते हैं। जरा सोचिए, आपको एक ऐसे देश के लिए नियम बनाने हैं जहां सैकड़ों भाषाएं हैं, अलग अलग धर्म हैं और अनगिनत संस्कृतियां हैं। शुरुआत कहां से करेंगे? यही वो सबसे बड़ा सवाल था जो उस वक्त हमारे नेताओं के सामने खड़ा था। तो इसकी शुरुआत हुई नवंबर 1946 में कैबिनेट मिशन प्लान के तहत। ये प्लान असल में ब्रिटिश सरकार का एक मिशन था। उनका काम था भारत में सत्ता का शांतिपूर्ण हस्तांतरण कैसे हो, इसका रास्ता तैयार करना। और इसी प्लान ने उस ऐतिहासिक सभा की नींव रखी जिसे हम संविधान सभा कहते हैं। 389 ये सिर्फ एक नंबर नहीं है, ये उन लोगों की कुल संख्या थी जिन्हें करोड़ों भारतीयों का भविष्य गढ़ने का जिम्मा सौंपा गया था। इसमें ब्रिटिश भारत के प्रतिनिधि भी थे और रियासतों के भी। तो सवाल यह है कि ये 389 सीटें बंटी कैसे थीं? देखिए, 296 सीटें दी गईं ब्रिटिश भारत को और बची हुई 93 सीटें मिलीं रियासतों को। ये सिर्फ आंकड़ों का खेल नहीं था, ये उस समय की एक बहुत बड़ी राजनीतिक चुनौती थी। एक तरफ वो प्रांत थे जिन पर सीधे अंग्रेजों का शासन था और दूसरी तरफ वो रियासतें थीं जो कहने को तो आज़ाद थीं पर थीं अंग्रेजों के अधीन। इन दोनों को एक साथ लाना बहुत जरूरी था। और यहीं पर कहानी थोड़ी और पेचीदा हो जाती है। ब्रिटिश भारत के जो प्रतिनिधि थे वो चुने तो गए थे, लेकिन सीधे जनता ने नहीं, बल्कि प्रांतीय सभाओं के सदस्यों ने उन्हें चुना था। और रियासतों के प्रतिनिधि, उन्हें तो वहां के राजा महाराजाओं ने बस मनोनीत करके भेज दिया। मतलब ये सभा आंशिक रूप से चुनी हुई थी और आंशिक रूप से मनोनीत। और यही बात बाद में इसकी आलोचना का एक बड़ा कारण बनी। चलिए, सभा तो बन गई, अब असली काम शुरू होना था, संविधान लिखने का। तो आखिर वो कौन लोग थे? वो कौन से आर्किटेक्ट्स थे जिन्होंने इस विशाल दस्तावेज को इसकी शक्ल दी? देखिए, यह किसी एक इंसान का काम तो बिल्कुल नहीं था। संविधान इतना बड़ा और जटिल था कि इसे बनाने के लिए एक्सपर्ट्स की कई टीमें बनाई गई, जिन्हें हम समितियां कहते हैं। और हर समिति की कमान एक दिग्गज नेता के हाथ में थी। चलिए कुछ प्रमुख समितियों पर नजर डालते हैं। ड्राफ्टिंग कमेटी यानी संविधान का मसौदा लिखने की सबसे बड़ी और मुश्किल जिम्मेदारी थी डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के कंधों पर। केंद्र सरकार की शक्तियां क्या होंगी, ये तय करने वाली यूनियन संविधान समिति की कमान जवाहरलाल नेहरू के हाथों में थी। सभा की कार्यवाही कैसे चलेगी, ये देखने वाली संचालन समिति के अध्यक्ष थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, जो कि पूरी संविधान सभा के भी अध्यक्ष थे। और हाँ, नागरिकों के मौलिक अधिकार और अल्पसंख्यकों के हितों की रक्षा करने वाली सलाहकार समिति को लीड कर रहे थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। लेकिन इन सब में ड्राफ्टिंग कमेटी का काम सबसे अहम था। इसका गठन 29 अगस्त 1947 को हुआ। सोचिए, इनका काम था अलग अलग समितियों से आए सुझावों को, दुनिया भर के संविधानों से ली गई प्रेरणा को और भारत की जरूरतों को एक साथ मिला के एक कानूनी दस्तावेज तैयार करना। इस पर महीनों तक बहसें चलीं, एक एक शब्द पर चर्चा हुई। और हाँ, एक नाम है जिसे हम अक्सर भूल जाते हैं, वो हैं सर B.N. राव। वो संविधान सभा के सदस्य नहीं थे, बल्कि संवैधानिक सलाहकार थे। एक जबरदस्त कानूनी दिमाग जिन्होंने पर्दे के पीछे रहकर संविधान को कानूनी रूप से मजबूत बनाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाई। चलिए एक सवाल पूछते हैं। अगर आपको एक नया देश बनाना हो तो आपकी गाइडिंग फिलॉसफी क्या होगी? आप उस देश को किन सिद्धांतों पर खड़ा करना चाहेंगे? ठीक यही सवाल उस वक्त संविधान सभा के सदस्यों के सामने था। और इस सवाल का जवाब मिला उद्देश्य संकल्प में। आप इसे हमारे संविधान का ब्लूप्रिंट या मिशन स्टेटमेंट कह सकते हैं। एक तरह से वो सपना था कि हम आज़ाद भारत को कैसा बनाना चाहते हैं। इसे जवाहरलाल नेहरू ने पेश किया था। और इसमें क्या वादे थे? इसमें वादा था कि असली ताकत जनता के हाथ में होगी। हर नागरिक को सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक न्याय मिलेगा। सबको बराबरी का दर्जा और मौका मिलेगा। सभी को अपनी बात कहने की आज़ादी होगी। और हाँ, अल्पसंख्यकों और पिछड़े वर्गों के हितों की रक्षा की जाएगी। ये सिर्फ शब्द नहीं थे, ये वो नींव थी जिस पर आज़ाद भारत की इमारत खड़ी होनी थी। अच्छा, कभी सोचा है कि भारत का संविधान इतनी मोटी किताब क्यों है? दुनिया के सबसे लंबे संविधानों में से एक। क्या इसके पीछे कोई खास वजह है
या बस यूं ही इतना बड़ा बन गया? कुछ आलोचक तो मजाक में इसे हाथी जैसा भी कहते हैं। तो चलिए इस संवैधानिक हाथी के वो 4 बड़े कारण देखते हैं जिनकी वजह से इसका आकार इतना बड़ा हो गया। पहला, भारत का भूगोल और उसकी विविधता। कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक हर इलाके की अपनी ज़रूरतें थीं, अपनी समस्याएं थीं, उन सबको संविधान में जगह देना ज़रूरी था। दूसरा कारण था 1935 का गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक्ट। वो खुद एक बहुत बड़ा दस्तावेज था और हमारे संविधान का ढांचा काफ़ी हद तक उसी पर आधारित है। तीसरा, हमारे देश में केंद्र और राज्यों के लिए अलग अलग संविधान नहीं है, बल्कि एक ही संविधान है जो दोनों पर लागू होता है। और चौथा, सभा में वकीलों का दबदबा था, और जैसा कि आप जानते हैं, वकील हर बात को पूरी डिटेल में लिखने की आदत रखते हैं। अब देखिए, कोई भी इतना बड़ा और ऐतिहासिक काम बिना आलोचना के तो पूरा हो ही नहीं सकता। तो सवाल ये उठता है कि संविधान सभा को लेकर क्या विवाद थे? क्या उसकी आलोचना भी हुई? हाँ, बिल्कुल हुई। संविधान सभा को मुख्य रूप से 3 बड़ी आलोचनाओं का सामना करना पड़ा, जिन पर आज भी बहस होती है। सबसे पहली और बड़ी आलोचना ये थी कि ये एक पार्टी की सभा थी। ब्रिटिश एक्सपर्ट ग्रैनविल ऑस्टिन ने तो यहां तक कह दिया कि सभा ही कांग्रेस थी और कांग्रेस ही भारत था। ये बात सही है कि सभा में कांग्रेस का भारी बहुमत था, लेकिन ये भी याद रखना होगा कि कांग्रेस ने ही अपने सबसे बड़े आलोचकों में से एक डॉक्टर अंबेडकर को ड्राफ्टिंग कमेटी का चेयरमैन बनाया था। दूसरी आलोचना थी वकीलों और राजनेताओं के दबदबे को लेकर। ये कहा गया कि इसी वजह से संविधान की भाषा इतनी जटिल और कानूनी हो गई कि आम आदमी की समझ से ही बाहर है। लेकिन इसका दूसरा पहलू ये है कि वकीलों की मौजूदगी की वजह से ही हमारा संविधान कानूनी तौर पर इतना ठोस और मजबूत बन सका। और तीसरी आलोचना आई विंस्टन चर्चिल जैसे लोगों की तरफ से। उनका कहना था कि ये सभा तो सिर्फ भारत के एक बड़े समुदाय, मतलब हिंदुओं का ही प्रतिनिधित्व करती है। अब ये याद रखना जरूरी है कि चर्चिल भारत की आज़ादी के कितने खिलाफ थे, लेकिन उनकी ये बात इस सवाल को जरूर खड़ा करती है कि क्या सभा वाकई भारत के हर समुदाय की आवाज बन पाई थी? और ये सारी बातें हमें इस आखिरी और सबसे बड़े सवाल पर ले आती हैं। एक ऐसी सभा जिसे देश की पूरी जनता ने सीधे वोट देकर नहीं चुना था, उसने पूरे देश का सबसे बड़ा कानून बना दिया। क्या ये सही था? क्या ये वैध था? ये सवाल आज भी उतना ही प्रासंगिक है। इस पर सोचिएगा जरूर।